अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर स्वीट लिसनर्स। कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब बखैर आफियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ और इस सीरीज़ की नेक्स्ट स्टोरी के साथ हाज़िर हूँ। उम्मीद है आप लोग इसे एंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन कमेंट सेक्शन में आप लोग बताते ही नहीं हैं कि आपको कहानी कैसी लग रही है। और मैं तो इस सीरीज़ को एंजॉय कर रही हूँ। कुछ कहानियाँ बहुत अच्छी हैं, कुछ बस एवरेज सी हैं, सो हैं, लेकिन इस तरह तो हो ही जाता है। मुख्तसर किरदारों को लेकर जो है वो बार बार इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ लिखना भी आसान नहीं होता। बहरहाल मुझे ये सीरीज़ अच्छी लग रही है। आप सबको कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसकी चंद एक कहानियाँ ही रह गई हैं, उसके बाद मेरी कोशिश होगी कि ईद स्टोरीज़ जो हैं वो शेयर कर सकूँ। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की जानिब। इस सीरीज़ की फरमाइश हमसे की है ताबिया अज़ीज़ ने। सीरीज़ का नाम है हमसे है ज़माना, मुसन्निफ़ा है समरा बुखारी, और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 11। कार्ड का रंग गहरा गुलाबी था, सुनहरी हाशिया और सुर्ख गुलाब बना हुआ था। करीब ही 2 दिल भी बाहर दिखा रहे थे और नवीद मुसर्रत भी लिखा साफ नज़र आ रहा था। ये नवीद और मुसर्रत कौन है, आपके क्या लगते हैं दादी? शिबली ने कार्ड को उलट पलट कर देखने के बाद बेदिली से सवाल दागा था। दादी ने बुरा सा मुंह बनाकर ऐनक के ऊपर से घूर कर देखा, फिर इरशाद फरमाया, हम जैसे पढ़ाने वालों के शागिर्द बड़े होकर वालिदैन का नाम रोशन नहीं करेंगे, बल्कि पूरे ख़ानदान की नेक नामी को आग लगाकर स्याह कर देंगे। इतना नहीं पता नवीद मुसर्रत का क्या मतलब है? कभी ऐसा कार्ड हमारे घर में बने तब ना। पता नहीं आप क्या सोचकर बैठी हुई हैं। क्या बोल रहा है, ऊंचा बोल। यकीनन अपनी इस नालायकी पर शर्मिंदगी ही हो रही होगी, लेकिन ये खाली खुली शर्मिंदगी का नहीं, डूब मरने का मुकाम है। यार बिल्ली, तू इधर बैठा है। उधर जलेबी ने ऐलान कर दिया है इस इतवार को वो हमारी और उसकी क्रिकेट टीमें मैदान में उतरेंगी और वो हमें हरा कर दम लेगा। अगर वो ऐसा ना कर सके तो हमें इजाज़त होगी हम उसका जो भी नाम रख दें। जवादी ने एंट्री दी थी। यार वो मोटी कमर को लचकाकर चलने की कोशिश करता है, अगर उसे हम। आय हाय, खबरदार जो किसी का उल्टा सीधा नाम धरा तो। और ये अभी क्या बोला, जलेबी? ये नाम भी यकीनन तुम लोगों ने ही रखा होगा। आय हाय, कैसे लड़के पैदा हुए हैं हमारे ख़ानदान में, निरी शर्मिंदगी। ये कार्ड कैसा है, क्या नाना मामू सेहरा बांध रहे हैं? जवादी ने बढ़कर कार्ड उठा लिया। अरे तेरे नाना मामू के तो नखरे ही ख़त्म नहीं होते, और ऊपर से तुमने नाना कह कहकर बिल्कुल ही बेड़ा गर्क कर दिया है। अब वो ऐसा बुढ़ा भी नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 45 का रहा होगा। दादी ने नज़र चुराकर आहिस्ता से कहा था। शिबली धप से अचार के लिए काट कर फैलाई कैरियों पर जा गिरा। दादी, अब भी आपने बयान ना बदला तो मैं इन अचार के मसालों पर जा गिरूंगा जिन्हें छान फटक कर मेज़ पर रखा गया है। जवादी की धमकी जानदार थी। कम बख्तो, कर लो 4-6 साल का इजाफा। तौबा, अब अचार क्या डालूं, कैरियों की चटनी बना दी है तुमने। बताया नहीं कार्ड कहाँ से आया है? जवादी कार्ड को देख रहा था। नुच्छी की शादी हो रही है, कैरियों के गम में डूबी दादी ने इतला दी थी। आह, तो नुच्छी भी आखिर ब्याही गई। जवादी ने कार्ड वापस तख्त पर रख दिया। क्या मतलब है? नुच्छी में कौन सा ऐब था जो ब्याही ना जाती, और कौन सा उसकी उम्र ज़्यादा हो गई है? अभी 20 की तो पूरी हुई है। यानी अगर आप ध्यान देती तो इधर भी खप सकती थी। खैर, जो हुआ अच्छा हुआ, हमें भी उससे दिलचस्पी नहीं थी। शिबली ने कपड़े झाड़ते हुए कहा। तुम लोग शादी पर जाने की तैयारी कर लो। कर लेंगे, हमें कौन सा गरारे सिलवाने हैं। शिबली जवादी के बराबर बैठ गया। तो और क्या, यही 2-4 पैंट्स हैं जिन्हें रगड़ कर धो मांज लेंगे और इस्त्री करके पहन लेंगे। हक हाँ, जवादी ने आह भर कर कहा। खबरदार जो ओल जलोल होलिये में वहाँ गए, नाक कटवाओगे क्या मेरी? और ये जीन्स की मोटी पैंटें चढ़ाने की भी ज़रूरत नहीं। शादी गांव में है, कुर्ते शलवार पहनकर शिरकत करना। वह रूप हम नहीं भर सकते, जैसे हैं जो पहनते हैं वही पहन कर जाएंगे। फिर जवादी को कुछ ख्याल आया। गांव में है? कहाँ है वो गांव, और तरक्की की दौड़ में कहाँ तक पहुँचा है? घबराओ नहीं हडहरामो, वो भी तो लोग हैं जो वहाँ पर साल हर साल से बस रहे हैं। तुमने 2 दिन के लिए जाना है और हाथ पैर फूल रहे हैं। वैसे शहर के करीब है और तरक्की याफ्ता ही समझो। आप और नाना मामू चले जाएं। शिबली ने जवादी को देखकर दादी से कहा, और जवादी भी सर हिलाने लगा। क्यों, हम दोनों क्यों चले जाएं? तुमने ख़ानदान से कोई मेल मिलाप, कोई ताल्लुक़ नहीं रखना? नुच्छी की नानी मेरी दुपट्टा बदल बहन बनी थी। हाँ। ओह अच्छा, वही जिसने अपना फटा पुराना दुपट्टा आपके सर पर डालकर आपका नया नकोर दुपट्टा हथिया लिया था। दादी, आप हमेशा से भोली हैं। शिबली ने माजी में धकेला था। तुझे कैसे पता? वो हैरान हुई। ऐसे लोगों से, बल्कि ऐसे मक्कार, मतलब परस्त, मुनाफिक और। जवादी मीम के हर्फ से शुरू होने वाले लफ्ज़ की तलाश में अटका। मुनाफकत फैलाने वाले मरजानिए। शिबली ने इकट्ठे 2 लफ्ज़ों का इजाफा फरमाया। आए हाय, वे ज़ुबान को लगाम दो, अब इतना भी पुराना नहीं था उसका दुपट्टा।
चलो जो हुआ सो हुआ, अब तो बड़ी मोहब्बत से बुलाया है उसने। वैसे मैं अब उससे एक नया नकोर दुपट्टा लेकर रहूँगी। वाकई बड़ी ज्यादती की थी उसने मेरे साथ। वो मेरा हरा दुपट्टा, सारी रात जागकर उस पर सितारे टाँके थे, वो उसने ले लिया और मुझे अपना चूहे रंग का दुपट्टा ओढ़ा दिया जिसमें जगह जगह सुराख हो रहे थे। तो क्या ज़रूरत है जाने की, छोड़ें ऐसे मुनाफिक दोस्तों को। अब इतने साल तो मैं उससे बेहनापा जोड़े रही, अब उसकी पोती की शादी पर यही शिकायत करती कि अच्छी लगूंगी। और वैसे भी एक मसला और भी तो था, उसके पास तो सारे दुपट्टे ऐसे ही थे। बेचारी गरीब वालदैन की 5वीं बेटी थी, उसके पास था क्या मुझे देने को। आप दीदा हुई, मगर जल्द ही चेहरे की रंगत बदली। तुम दोनों शैतान के चेले, फाफे कुटनी के रिश्तेदार, हाय हाय देखो तो परसों की दोस्ती में कैसी दरार पड़ने लगी थी। तो वह अल्लाह बचाए तुमसे जवादी शिबली। खबरदार, आज के बाद तुम्हारे मुंह से इकबाल बेगम के खिलाफ एक लफ्ज़ ना सुनो। इकबाल बेगम? क्या उनका नाम उनकी पैदाइश से पहले रखकर लड्डू बांट दिए गए थे, और जब इकबाल के बजाय इकबाला पैदा हुई तो वालिदैन मारे शर्मिंदगी के ये खौफनाक खबर छुपा गए थे। जवादी, ये देख ले, मेरी जूती मेरे पैर के करीब ही पड़ी है, और ये है भी बिल्कुल नई नकोर। ऐसी मार लगाऊंगी 4 दिन तक टकोरें करता फिरेगा। क्या हम आपकी दोस्त को आंटी बाली या आंटी बिल्लो कह सकते हैं? देखे ना, इकबाल आंटी तो कुछ अजीब सा लगता है। शिबली ने इजाज़त तलब फरमाई थी। ना, तुम्हें किसने कहा है तुम आंटी कहो, दादी ही बनी तुम्हारी, और दादी कहते हुए साथ नाम नहीं लिया जाता। अब मेरा दिमाग ना खाओ, उठकर देखो, माँ तुम्हारी वॉशिंग मशीन लगाने गई थी, जाकर कपड़े धुलवाओ। और सुनो, मेरी सफ़ेद बेडशीट को नील ज़रूर दे लेना। आपके इस हुक्म नागहानी ने हमें नीलो नील कर दिया है दादी। जवादी से उठना मुश्किल हो रहा था। अगले 2 दिन खासे सख्त थे। दादी ने इकबाल बेगम की नवासी नुसरत परवीन उर्फ नुच्छी के लिए तहाइफ खरीदना थे, और इसके लिए बड़ी बहू यानी जवादी की वालदा की खिदमत मुस्तार ली गई थी। उन्हें बाजार ले जाने और लेकर आने की जिम्मेदारी उन दोनों के सर थी। तहाइफ की फहरिस्त में 1 अदद इस्त्री, 1 अदद सिलाई मशीन रखने की फरमाइश दादी की थी। क्या पता उसे कपड़े सीने ही ना आते हों, शिबली को एतराज़ था। इसीलिए तो दे रही हूँ, जब सिलाई मशीन उसके पास होगी तो सिलाई का शौक़ भी पैदा होगा। और आजकल दर्जी जिस तरह रेट बढ़ा रहे हैं, सिलाई सीखना लड़कियों के लिए बड़ा ज़रूरी है। और तुम लोग हर बात पर एतराज़ करने ना बैठ जाया करो। और ये जितनी ज़ुबानें घर में चलती हैं ना, दुकानदारों से भी चला लेना, और रेट कम करवा कर ख़रीदारी करना। और सुनो, जोड़े आला किस्म के होने चाहिए। चूहा रंग ले लो, दादी बाली को माजी की याद भी दिलाएगा। जवादी, बस कर दे ना, बात ना पकड़ा कर। अच्छे अच्छे खिले खिले रंग लेना। नुच्छी की शक्लो रंग रूप शुरू से फ़कीरनियों जैसी ही है, ज़रा खिले रंग पहनेगी तो रौनक आएगी। वो सब तो ठीक है अम्मा, पर यह तो बताएं शादी पर जाएगा कौन कौन? जवादी की वालदा ने अहम मसला उठाया। भाई, बुलाया तो सबको है, अब जो भी जाना चाहे। ऐसा है आपा कि मेरे स्कूल में तो आजकल काम बहुत है, मैं नहीं जा सकूँगा, और मैं नहीं जाऊँगा तो फिर हमारी भांजी वो भी नहीं जा सकती कि मेरे लिए खाना वगैरह भी तो बनेगा कि नहीं। और मैं तो कहे देती हूँ अम्मा, मुझसे गिला ना करना, ना उम्मीद रखना। आपके हेडमास्टर बेटे ने आजकल बड़ा खपाया हुआ है मुझे। स्कूल में इम्तिहान होने वाले हैं, और ये लोग दर्जनों की तादाद में नालायक स्टूडेंट्स को घर बुलाकर पढ़ाते हैं और चाय बनवाते हैं। मैं तो खुद काली नीली चाय बन गई हूँ। चलो ठीक है, मैं शिबली और जवादी जाएंगे। ये बच्चे भी गिला करते रहते हैं, कहीं तफरीह के लिए नहीं ले जाते, तो चलो इनका गिला भी दूर हो जाएगा। हमें पता होता ये गिला इस तरह दूर होगा तो कभी करते ही ना। जवादी अफसुर्दा था। शिबली इस वक्त वो गिलास लबों से लगाए बादाम का शरबत पी रहा था, जो दादी ने अपने लिए बनवाया था, मगर बातों में पीना भूल गई थी। शादी में अभी 3 रोज़ बाकी थे, लेकिन दादी का कहना था, इकबाल मेरी दुपट्टा बदल सगी बहन है। अब मैं गैरों की तरह ऐन मेहंदी के रोज़ जाती कि अच्छी लगती हूँ, पहले जाना ही मुनासिब है। शादी वाले शहर जाने के लिए हेडमास्टर अब्बा की गाड़ी ली गई थी, जिसे शिबली ने ड्राइव करना था, और अब्बा ने पहले ही कह दिया था, अगर गाड़ी में कोई ख़राबी पैदा करने की कोशिश की गई तो टांगे तोड़ दूंगा। और कान खोल कर सुन लो, जवादी को तो हाथ भी ना लगाने देना। ये गाड़ी को चलाता नहीं, जहाज़ समझकर उड़ाता है। दादी, आप तो कहती थी गांव है, ये तो छोटा मोटा शहर बन चुका है। शिबली ने उस छोटे से पुरौनक शहर में दाखिल होकर खुश होकर कहा था। ये सब दिखावा है, लोग वैसे ही पुरखलूस और ज़ुबान के कड़वे हैं, बात बात पर अना के मसले खड़े हो जाते हैं, और जिस घर की लड़की ज़्यादा पढ़ लिख जाए वो ख़ानदान बेगैरत मशहूर हो जाता है। वाह वाह वाह, फिर ये नानी बाली का ताल्लुक़ गैरत वालों से है या बेगैरतों से? जवादी ने मालूमात में इजाफा करना चाहा। दादी ने चमक कर फरमाया, उसका तो पता नहीं, लेकिन इस तरह के सवाल अगर तुमने घर वालों के सामने किए तो मेरा ख़ानदान ज़रूर गैरत के तकाज़ों के ख़िलाफ़ करार दिया जा सकता है। ज़ुबान बंद ही रखना अपनी। दादी, आप तो खफा हो गई, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। वैसे कितनी दूर जाना है? अभी तो शहर शुरू हो चुका है।
बस अगला मोहल्ला इकबाल का है। खुली सी गली में जिस दरवाजे के आगे भैंस बंधी होगी वही घर इकबाल का होगा। अच्छा, और जो इतने सालों में भैंस दागे मुफारकत दे चुकी हुई तो फिर? शिबली को निशानी पर एतराज़ था। तो फिर? दादी हंसी। फिर इकबाल का काला भुजंग मियाँ तो ज़रूर ही दरवाजे पर बैठा होगा और मसवाक से दांत चमका रहा होगा। और दादी का क्यास दुरुस्त था। भैंस भी अभी तक जिंदा ताबिंदा थे और एक साबत मसूर जैसे काले से बड़े मियाँ भी दरवाजे की पहली सीढ़ी पर बैठे दिल जमी से मसवाक फरमा रहे थे। इनमें से भैंस कौन सी है? जवादी ने दोनों को बगौर देखा और दादी से करारी सी चपेट के हकदार ठहरे। गाड़ी पर मेहमान आए हैं, बच्चों ने जाकर इतला दे दी थी। और चूँकि अभी तक गाड़ी पर कोई मेहमान नहीं आया था इसलिए इस्तकबाल शानदार रहा। इकबाल, ये तू है? हाय, इतनी कमज़ोर हो गई है, दादी ने जाकर एक हम उम्र खातून के गले लगते हुए कहा। दोनों ने बच्चों और ख़वातीन से सजे उस हजूम को देखा, फिर पेशानी तक हाथ ले जाकर शाइस्तगी से सलाम किया। जवाब में शर्मीली सी भिनभिनाहट उभरी और खिलखिलाहटें बुलंद हुई। ये पोते हैं मेरे, वे बेहदाए तो आगे आओ सलाम करो। ये भी दादी है तुम्हारी। वैसे इकबाल, जब मैंने तुम्हारे बारे में बताया तो दोनों ज़िद करके साथ आए हैं। अच्छा, ज़िद्दी भी हैं? हाँ जी, आखिर पोते किस दादे के हैं? तेरा मियाँ कम ज़िद्दी था, मैंने तो नाम ही कुत्ते की दूँ। दादी खंकारी, आंखों ही आंखों में याद दिलाया। अब वह जवानी दीवानी के दिन नहीं है कि जो मुंह में आया बक दिया। अब तो मजबूरन औलाद के सामने संजीदा बनना है। चलो चलो अंदर तो आओ, देखो कैसी रौनक लगी हुई है। क्या ये दोनों बोलते भी हैं? कोई शौक से लड़की मालूमात में इजाफा चाहती थी। तीनों को जिस कमरे में लाकर बिठाया गया वहाँ ढोलक की थाप पर गाने की रिहर्सल हो रही थी। उठो लड़कियों, मेहमानों को बैठने दो और मुमताज़ की तरह उसे कहो अच्छी सी चाय भिजवा दे। भाभी तो मुंह सर लपेट कर अपने कमरे में बंद है। आए हाय, एक तो इसे बेवक्त ड्रामे सोचते हैं। बुलाओ उसे, पूछूं तो अब क्या फसाद फैलाने का इरादा कर लिया है? और हाँ, नुच्छी की तरह उसे भी बुलाओ और असगरी को भी इतला दो। पता है, असगरी सुबह से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। खुशखबरी दादी के गोश गुजार की गई। कैसी है असगरी? वक्त पर बेटी घर की हो रही है तो खुश तो होगी। हक हाँ, खुशी की भी खूब ही कही तुमने। अरे ये जो दुनिया है ना, कहाँ किसी को खुश होने देती है। अब तुम आ गई हो, रात को अलिफ से ये तक बताऊंगी सब तुम्हें। सलाम दादी। दुबली पतली सांवली सी लड़की जिसने पीले कपड़े पहन रखे थे कमरे में दाखिल हुई और दादी के सामने झुक गई। अरे ये तो नुच्छी है, कितनी बड़ी हो गई है। दादी ने सीने से लगाया। बड़ी हो गई है इसीलिए तो ब्याह रहे हैं। इकबाल बेगम दिल खोल कर हंसी। हाँ भाई, अल्लाह खैर से अपने घर ले जाए। ये दोनों तेरे भाई हैं और तुम दोनों मुंह उठाकर क्यों बैठे हो? हाथ फेरो बहन के सर पर, दुआएं दो इसे। दोनों झट खड़े हुए, इकट्ठे ही उसके सर पर हाथ रखा, मगर वक्त पर दुआ कोई नहीं सूझी। जवादी बोला, प्यास लग रही है, पानी पिला दो। इस पर शिबली को दुआ याद आ गई। अल्लाह हमेशा तुम्हें सैराब रखे। क्या है, किसने बुलाया था मुझे? कदरे फरबा और फैले फैले नकुश वाली नक चढ़ी सी खातून ज़माने भर की सुस्ती चेहरे पर सजाए कमरे में दाखिल हुई। ये गलती मैंने की है, इकबाल बेगम ने एतराफ़ जुर्म किया। क्यों, अब क्या हुआ है? 2 घड़ी चैन नहीं है मेरे लिए? ये इस घर की इकलौती बहू मुमताज़ है, इकबाल बेगम ने तारुफ कराया था। अभी आँख लगी थी मेरी, मुमताज़ ने फिर जताया। ना ये कोई वक्त है सोने का, घर में मेहमान आए हुए हैं। तुम्हारी सास अकेली चूल्हे के आगे बैठी है, तुम्हें परवाह ही नहीं है। जाओ चाय बना कर लाओ। मुमताज़ इसी सुस्ती और बेजारी के साथ पलटी। ओह हाँ, याद आया, तुम्हारे भाई का फ़ोन आया था। कह रहा था मुमताज़ को भेज दो, वो शादी पर हमारी तरफ से शिरकत करेगी। मैंने बताया तो था उसे कि लड़की वालों की तरफ से शिरकत का फ़ैसला मुमताज़ का अपना है, मगर तेरे भाई को यकीन नहीं आया। अब खुद बात कर ले उससे और बता दे हमारी तरफ से कोई दबाव नहीं है। कर लूँगी, ऐसा कहते जो चमक आंखों में उभरी और खफीफ सी मुस्कुराहट होंठों पर आई थी, जवादी शिबली से छुपी नहीं रह सकी। मुमताज़ के भाई से शादी हो रही है नुच्छी की। मुमताज़ और जमाल नुसरत के ताया के बच्चे हैं और ये रिश्ते बचपन में ही तय कर दिए गए थे, इकबाल बेगम बता रही थी, और जवादी शिबली मामले की तह तक तकरीबन पहुंच ही गए थे। जाओ लड़कियों, बाहर पीपल के नीचे ढोलक रख कर बैठो और गाओ। इधर तो बड़ी गर्मी है दादी। गर्मी की कुछ लगती लड़कियों में बर्दाश्त होनी चाहिए। अब क्या पीपल के नीचे एसी लगवा दूँ? मैं चाय लाती हूँ। नुसरत उठ खड़ी हुई। बैठी रह लड़की, तू क्या रुखसती तक काम ही करती रहेगी? इकबाल बेगम ने घुरका। भाभी चाय नहीं लाएगी, वो आहिस्तगी और संजीदगी से बोली थी। तो जा अपने कमरे में, अभी सिदरा से कहती हूँ बना लाती है। लगता है बहू बहुत ही बददिमाग है, दादी ने कियास किया। क्यों ना हो, इस घर की बेटी उसके मैके की छोटी बहू बनकर जा रही है, इकबाल बेगम कुछ उदासी से बोली थी। ओह तो ऐसा है, मगर ये रिश्ते तो प्यार और मोहब्बत के होते हैं। छोड़ भी, ये अदले बदले के रिश्ते सिर्फ ज़िद और अना के होते हैं। मेरी अस्करी भी सख्त परेशान है, मगर क्या करें, बिरादरी का मामला है। सभी किसी न किसी रिश्ते से एक ही लड़ी में पिरोए हुए हैं। बस अल्लाह रहम करे। नुसरत बड़ी साबिर और खामोश तबा मगर ज़हीन लड़की है, और मुमताज़ का छोटा भाई जमाल अभी तक काका ही बना हुआ है। अपनी कोई सोच ही नहीं है।
जो माँ बहनों ने सिखा दिया बस उसी पर आंखें बंद करके चल पड़ा। यूँ तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इकबाल, नुसरत कैसे गुजारा करेगी? मैंने कहा ना, बिरादरी का मामला है। नुसरत जैसी और भी कई लड़कियां हैं जो चुपचाप मुमताज़ जैसी नंदो भावजों की ज़्यादतियाँ सह रही हैं। बस ज़िंदगी इसी का नाम है। इतने में नुसरत चाय ले आई। चाय अच्छी थी और बड़े सलीके से पेश की गई थी। दोनों लड़के खामोश थे। नुसरत का भाई यानी मुमताज़ का मियाँ बीवी से कुछ नहीं कहता। क्या कहे? जो कहेगा बहन को भुगतना पड़ेगा। यूँ भी मेरी असगरी के बच्चे माँ की फितरत लेकर आए हैं। सादा मिजाज और नेक बच्चे हैं। ख्वामखा के झगड़ों से दूर भागते हैं। अभी बातें हो रही थीं कि मुमताज़ चली आई। दादी, घर फ़ोन किया था मैंने। मेरी अम्मा पूछ रही हैं टीवी और फ्रिज फुल साइज़ का तो लिया है ना? जमाल को ये छोटी छोटी चीज़ें जो खाना पूरी के लिए दी जाती हैं पसंद नहीं हैं। मैंने कह दिया अभी तक तो दूर दूर तक इन दोनों चीज़ों का नामो निशान तक नहीं है। टीवी और फ्रिज हमारी दादी तोहफे में दे रही हैं, शिबली ने कहा था और दादी ने हैरत से देखा। अच्छा। मुमताज़ को भी झटका सा लगा। फिर बोली, और आपा कह रही हैं या आप लोगों ने हल्की सी कंपनी की जो मोटरसाइकिल ख़रीदी है इस पर भी जमाल बड़ा नाराज़ है। उसे वापस करवाकर अच्छी सी भारी वाली मोटरसाइकिल ख़रीदें। ना तो तू ये सब मुझे क्यों बता रही है? कहना अपने घर वाले से ख़रीदे ये सब कुछ तेरे भाई के लिए। मेरे भाई के लिए क्यों दादी? ये तो तुम्हारी लड़की का जहेज़ है और मेरा मियाँ क्यों करे ये सब? नुसरत की अम्मा के पास जो इतना जेवर है वो क्या कब्र में ले जाना है? बनाए ना अपनी बेटी का जहेज़। ए लड़की, तुम जहेज़ में क्या क्या लाई थी? दादी बर्दाश्त ना कर सकें और जवादी के मुंह का सवाल कर बैठी। मैं जो भी लाई थी, मगर ये सब मेरे भाई की डिमांड है। मैं कोई अपने मुंह से ये सब नहीं कह रही, ना ही मुझे उसमें से हिस्सा लेना है। मुमताज़ इतना कहकर झटके से मुड़ी थी और नुसरत थक कर बैठ गई थी। इकबाल, मैं तो हल्की फुल्की चीज़ें ही बच्ची के लिए तोहफे के तौर पर लाई थी, मगर अब मेरे बच्चों ने ये टीवी फ्रिज की बात की है तो मैं दिला कर रहूँगी। अभी अपने बेटे को फ़ोन करती हूँ, शहर से भिजवा देगा। नहीं नहीं दादी, आप क्यों तकलीफ़ करती हैं? नुसरत ने कहा और इकबाल बेगम ने भी नवासी की हाँ में हाँ मिलाई। तुम रहने दो। हमारी बेटी के नसीब में अगर खुशी है तो इन चीज़ों के बगैर भी इसे मिल जाएगी, और इनकी फरमाइशों को हम कहाँ तक पूरा करें? बढ़ती ही जा रही हैं। मुमताज़ का मियाँ हसनात नुसरत का इकलौता भाई है और इसके अपने 2 बच्चे हैं। बीवी से बिगाड़ नहीं सकता। जो कमाता है बीवी के हाथ पर रखता है। अब जो नुसरत का ये जहेज़ बना है ना, तो ये सब असगरी और इसके मियाँ की जमा पूंजी ही है। मगर नुसरत का बाप बेचारा भी अब बूढ़ा हो रहा है। बीमार आदमी है, कहाँ से मुंह भरें इनके। और मुमताज़ चाहती है जब तक असगरी की एक एक अंगूठी ना बिक जाए फरमाइशें जारी रहें। मगर असगरी बेचारी को भी नुसरत से छोटी इतरत भी तो ब्याहनी है, और बिरादरी में तो जितना जहेज़ पहली को दो उतना ही दूसरी को भी देना पड़ता है। दूर फिटे मुँह, लानत ऐसी बिरादरी पर। दादी जोश में आ गई। क्या करें, मजबूरी है। इकबाल बेगम अफसुर्दा थी। जवादी और शिबली चाय पीकर कमरे से बाहर आ गए। सामने घने पीपल के नीचे लड़कियां ढोलक लिए बैठी थीं। बदकिस्मती से किसी एक गाने पर इत्तेफाक नहीं हो सका था, तो अब लड़ाई जारी थी। लाओ इधर दो ढोलकी, मर्जानियों, कभी तो सुलह सफाई से मिलजुल कर बैठ जाया करो। जवादी ने ढोलक दबोची और लताड़ा। आप कौन है हमारे मामले में बोलने वाले? लड़कियों को शायद डांट दबा गई थी। कोई नहीं है तो हो भी सकते हैं, इस इम्कान को जहन में रखें खवातीन। शिबली की बात पर लड़कियां बेचारियां शर्माती ना तो और क्या करती। नूरजहां चीनी का पैकेट किधर रखा था? एक जिम्मेदार सी लड़की चली आई थी। वो तो मैंने मासी बरकत को दिया था। ओहो, मैंने कहा था स्टोर में रख दो, अब ये मासी बरकत पता नहीं किधर होगी। इतरत, ये दोनों कौन हैं? एक लड़की ने शर्मा कर पूछा था। ये, उसने दोनों की जानिब देखा। मेहमान हैं। सुबहान अल्लाह, क्या जामे जवाब है। जवादी झूम उठा। अब अपना तारुफ भी करवा दें। ये मेज़बान है, जवाब शिबली ने दिया और जवादी फिर झूम उठा। इतरत ने कुछ ना समझ में आने वाले अंदाज में उन्हें देखा और आगे बढ़ गए। चलो मैं सस कुटनी गाते हैं। जवादी ने ढोलक बजानी शुरू की। लड़कियां ज़ोरों शोर से गाने लगी। हाँ हाँ, यही उम्मीद है उससे। जाते ही मेरी माँ को मारेगी। खबरदार जो किसी ने यह गाना गाया, गला घोंट दूंगी मैं। मुमताज़ आग बगोला होती चली आई थी। चलो नंद गली का गंद गाते हैं, शिबली ने कहा और शुरू हो गया। सब पूरी आवाज़ से गा रहे थे। मुमताज़ हाथ नचाकर क्या कह रही थी समझ में ही नहीं आ रहा था। आखिर वो पैर पटकती चली गई। शाम उतर आई थी और घर में रोशनियां जल उठी थीं। कितनी जगमगाहट थी। मुस्कुराते नौजवान लड़के लड़कियां, हंसते मुस्कुराते, शरारतें करते बच्चे, सजी संवरी सुहागनें और बातों में मगन बुजुर्ग। अगर कोई सोगवार थी तो वो जिसके लिए ये महफिल सजाई गई थी। नुसरत पीले जोड़े में खुद भी जर्द दिखाई दे रही थी। उसके होंठों पर मुस्कुराहट थी, ना आंखों में चमक। वो आज भी इतरत के साथ छोटे छोटे कामों को निपटाने में लगी थी कि फारिग बैठती तो सोचें उसे उलझाने लगती थी। ये हसनात भाई हैं, बीवी के गुलाम बुज़दिल। नुसरत की सहेली को एक लड़की बता रही थी। हाँ मैं जानती हूँ, मगर ये नहीं पता था शादी के बाद इतने बदल गए हैं। अरे बीवी से पूछे बगैर सांस भी नहीं लेते। इतना सुनने के बाद जवादी और शिबली यहाँ से उठ खड़े हुए जाकर हसनात से हाथ मिलाया और तारुफ करवाया। ओह अच्छा, आप दोनों आए हैं नानी अम्मा की पुरानी सहेली के साथ।
बड़ा इंतज़ार था नानी को आपका। जी हम ही आए हैं और बड़ा हैरान हुए हैं इस शादी में शरीक होकर। मैं समझा नहीं। हसनात हैरान था। हैरान है, आज के दौर में भी बहनों से इतनी मोहब्बत करने वाले, उनका इतना ख्याल रखने वाले भाई मौजूद हैं। क्या कुछ नहीं दे डाला आपने बहन को जहेज़ में? जहेज़? वो तो हसनात सच कहते कुछ अटका। जी आपकी नानी हमारी दादी को बता रही थी, एक एक चीज़ आपके खून पसीने की कमाई से बनी है। और आज आपकी ससुराल, जो अब आपकी बहन की ससुराल भी बनने जा रही है, उधर से फुल साइज़ फ्रिज और टीवी की फरमाइश भी आ गई है। अच्छा, मगर मुझे तो नहीं पता। आपकी बेगम ने ही फरमाइश की है, आखिर अब वो नंद है आपकी बहन की। हसनात खामोश सा हो गया। भाई जब आपने बीवी के जहेज़ में ये सब लिया था तो अब देना भी होगा। हमने तो जहेज़ में कुछ नहीं मांगा था। मुमताज़ चंद जोड़े कपड़े, थोड़ा जेवर और मामूली सा फर्नीचर लाई थी। अच्छा, फिर ऐसे मौका पर मुतालबा कर देना तो आपका हक बनता है। ये टीवी और फ्रिज वाली फरमाइश कब हुई है? मैंने तो सोचा था चलो अब जहेज़ मुकम्मल हो गया है। याद आया, वो बाइक भी उन्हें पसंद नहीं आई। कमाल करते हैं ये लोग। हमारे सगे ताया का घर है और मुमताज़ से मैंने कभी कोई मुतालबा नहीं किया। मगर ओ मैं क्या जी, किधर खड़े हो गए हो? इधर आओ। जी आया। हसनात साहब मुमताज़ का हुक्म सुनते ही कलांचे भरते नज़रों से ओझल हो गए। लो, ये भला बीवी से बाज़ पुर्स कर सकता है? अभी अफसुर्दा और नाला दिखाई दे रहा था, एक आवाज़ पर हाजिर हो गया है। अगर जो ये सब जहेज़ हसनात की कमाई से बनता तब मुमताज़ नई नई फरमाइशें ना करती। अब भी कुछ ना कुछ तो निकलवाना होगा हसनात साहब की जेब से। ठीक कहते हो शिबली, मेरा ख्याल है ये टीवी, फ्रिज और बाइक अब हसनात साहब ही दें तो मज़ा है। अभी दोनों यहीं खड़े बात कर रहे थे कि हसनात साहब तेज़ी से कमरे से वापस आते दिखाई दिए। भाई लड़कियों, जल्दी जल्दी जगह बनाओ, लड़के वाले आ रहे हैं। इतरत इतरत किधर हो भाई? वो लड़के वाले आ रहे हैं। अम्मा से पैसे लेकर मिठाई मंगवाओ और ठंडी बोतलों का भी इंतज़ाम करो। मिठाई और बोतलें हम ले आते हैं, आप पैसे दें। दोनों आगे बढ़े। पैसे मेरी अम्मी से ले लो ना। हसनात पीछे हटा। खाला असगरी तो अभी अभी पड़ोसन के साथ कहीं गई हैं। आप फ़िलहाल पैसे दे दें, बाद में हम वापस कर देंगे। बादल नखास्ता हसनात को पैसे पकड़ाने पड़े। उसी वक्त मुमताज़ आ गई। ये इतने पैसे क्यों दिए हैं? वो इनके ससुराल वाले आ रहे हैं तो ये चाह रहे थे खातिर अच्छी सी हो, शिबली ने बताया। वो अब नुसरत के ससुराल वाले हैं, उसी के लिए आ रहे हैं। पैसे तुम्हारी अम्मा को देने चाहिए थे। ये कह रहे थे कुछ फ़राइज़ मेरे भी तो बनते हैं। जवादी ने यह कहकर मुमताज़ के चेहरे का रंग तब्दील कर दिया और दोनों वहाँ से खासे फासले पर जा खड़े हुए। लड़कियां जल्दी जल्दी जगह बना रही थीं, मगर मुमताज़ का जोशो खरोश मांद पड़ चुका था। इसे क्या हुआ है आज? इसके घर वाले आ रहे हों तो ये एक मिनट ना खुद टिक कर बैठती है, ना किसी को बैठने देती है। इकबाल बेगम हैरान थी। वो असल में हसनात भाई ने कह दिया है टीवी फ्रिज वो खुद देंगे और बाइक का इंतज़ाम भी करेंगे। जवादी ने संजीदगी से बताकर ख़वातीन में खुशी की लहर दौड़ा दी। चलो देर से ही सही, हसनात को ख्याल तो आया। अस्करी खाला की आंखें भीग गईं। शिबली जाकर हसनात को पकड़ लाया। दिल खुश कर दिया है तुमने माँ बहनों का, अब अपने बयान पर कायम रहना। मैं कहती हूँ हसनात, बुज़दिली छोड़ दो, मर्द हो मर्द बनकर रहो। इकबाल बेगम की बातें वो मुंह खोले सुन रहा था। अम्मा अब तो ना गुस्सा करें, इतना कुछ तो करने का इरादा कर लिया है, असगरी ने कहा। जी, हसनात हकलाया। हाँ, अब कायम भी रहना, ये ना हो बीवी घूर के देखे और तुम इरादा बदल लो। अब अपनी बीवी के भाई की फरमाइश तुम ही को पूरी करनी है। हाँ आंटी, कह तो रहे हैं बेचारे, टीवी फ्रिज बाइक यही दिलाएंगे अपने साले साहब को। यहाँ मौजूद बिरादरी की इतनी सारी औरतें इनकार करें तो कैसे करें? अजब सी मुस्कुराहट से जाकर खामोश रहा। मैंने कहा जी, इधर क्या कर रहे हो? लड़के वाले आने वाले हैं, अभी तक मिठाई और बोतलों का कुछ पता नहीं है। मुमताज़ चली आई थी। हाँ, वो तुम दोनों गए नहीं? हसनात ने पूछा। हमें यहाँ के रास्तों का क्या पता, जाएं हलवाई की तलाश में और खड़े हों आलू टिंडों के ठेले पर। एक लड़के को पैसे पकड़ाए तो थे, लाता ही होगा। हाय हाय, किस लड़के को पकड़ा दिए? पहचान तो है ना उसकी? मुमताज़ परेशान हुई। पूछा था नाम, कहने लगा मुमताज़ बाजी का रिश्तेदार हूँ। लो जी, नाम भी नहीं बताया, ज़रूर कोई चोर उचक्का ही होगा। गई रकम हाथ से। न तुम्हें ज़रूरत क्या थी इतना सखी बनने की? आखिर इनके ससुराल वाले आ रहे थे, जवादी ने याद दिलाया। वो इस वक्त इनके नहीं, इनकी बहन के ससुराल बनकर आ रहे हैं। और ये भी सारे कान खोल कर सुन लो, उनके आते ही उनकी तरफ से शरीक होकर बैठूंगी। मुझे कामों के लिए कोई आवाज़ ना दे, हाँ नहीं तो। मुमताज़ लंबा सा घुंघरू वाला परांदा लहराती चली गई। लाइन निकाले में ऐसे बोतलें और मिठाई मंगवानी है, शिबली हसनात को याद दिला रहा था। रहने दो, पहले ही इतने पैसे बर्बाद कर दिए हैं। ये खूब कही हसनात मियाँ, अपने चंद हज़ार पर इतना रोना। और वो जो तुम्हारी बीवी फरमाइशी जहेज़ बनवाकर लाखों रुपए को आग लगा रही है, वो किसी गिनती शुमार में नहीं। सिर्फ इसलिए ना कि वो तुम्हारी कमाई नहीं, बूढ़े बाप की मेहनत और माँ की उम्र भर की बचत है। दादी ने तमाम मजमा के बीच खबर ली। हाय, तो ये जहेज़ हसनात नहीं बनवा रहा? ख़ानदान की औरतें पहले हैरान हुई, फिर हसनात को लान तान करने लगी। और इकबाल बेगम सर पकड़े बैठी थी। कहा भी था बचपन की सहेली से ये बात सिर्फ खुद तक महदूद रखना, मगर भूल गई। ये तो शुरू से मुंह फट रही है।
اور مٹی کے مادھو اپنی بیوی اور اس کے گھر والوں سے یہ کیوں نہیں پوچھتے؟ جب بیٹی رخصت کی تھی تب تو ایسا کچھ نہیں دیا تھا۔ کیا ہوا؟ کیوں شور مچا رکھا ہے؟ ممتاز مجمع چیرتی ہوئی اپنے میاں کے برابر آ کھڑی ہوئی۔ تاجی یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ نصرت کا جہیز بھائی اور بھابھی جی بنوا رہے ہیں، تم میاں بیوی نے ایک دھیلا نہیں لگایا؟ بات یہ ہے کہ پھوپھی جی جس کے پاس ہے وہی لگائے گا نا، ہمارے پاس ہے کیا؟ لعنت فٹے منہ ممتاز، وہ جو کل تو لہک لہک کر اپنے نئے سونے کے کڑے دکھا رہی تھی وہ کیا چوری میں ملے ہیں؟ دیکھا تم نے، یہ تمہاری ماں بہن ہمیشہ میری بے عزتی کروا کے خوش ہوتی ہیں۔ جو دے رہی ہیں اپنی بیٹی کو دے رہی ہیں، کوئی میرے کمرے میں نہیں سجے گا یہ جہیز؟ تو تیری ماں نے تیرا کمرہ سجانے کو کیوں جہیز نہیں دیا تھا؟ اور یہ بھی ہم جانتے ہیں تم لوگ فرمائشیں کر رہے ہو۔ خاندان کی ایک بڑی بوڑھی کو تیش آ گیا تھا، یہ فریج اور بائک تو کمرے میں سجنے سے رہی۔ جوادی نے موقع دیکھ کر یہ بھی یاد دلایا، دیکھا دیکھا سب میری بے عزتی کر رہے ہیں، ہونے والے داماد کی بہن ہوں مگر کیسے مٹی پلید کی جا رہی ہے میری۔ بھائی یہ رشتہ ہم نے کوئی زبردستی تو نہیں کیا، اب بھی تم لوگ انکار کر دو میں منع کر دیتی ہوں اپنے گھر والوں کو، کوئی بارات نہیں آئے گی یہاں۔ مناسب تو یہ ہے۔ شبلی نے یہ سوچتے ہوئے اقبال بیگم اور اصغری خالہ کی طرف دیکھا، وہ بہت ڈری ڈری دکھائی دے رہی تھیں اور شبلی نے کچھ بولنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ ہاں دیکھا اب کیسے سانپ سونگھ گیا سب کو، یہ تو نصرت کی قسمت اچھی ہے جو میرے بھائی جمال جیسا اسے مل رہا ہے، ورنہ ایسی معمولی شکلیں گھروں میں بیٹھی رہ جاتی ہیں۔ ممتاز سر اٹھا کر چلتی ان کے درمیان سے نکل گئی تھی۔ معاملہ خاصا ٹیڑھا ہے مگر سیدھا کرنے کی کوشش تو کرنی ہی ہوگی۔ ابھی دونوں میں بات چیت جاری تھی کہ دلہا کی طرف سے ممتاز کی 4 نکچڑی بہنیں اور بنگالی ہری مرچ کی خصوصیت رکھنے والی خالہ پھپھیاں وغیرہ چلی آئیں۔ ممتاز نے جا کر ایک ایک کی شکایت لگائی اور اب اطرت اصغری خالہ اور خاندان کی چند دوسری خواتین ان کا غصہ ٹھنڈا کرنے میں لگی تھیں۔ مجھے بھی بتاؤ ہوا کیا ہے، میری نچی کدھر ہے، دکھائی نہیں دے رہی؟ آنے والیوں میں ایک بوڑھی سی خاتون آنکھوں میں جذبات کا سمندر لیے نچی کی تلاش میں ادھر ادھر سر گھما رہی تھی۔ یہ کون ہے محبت کی ماری؟ جوادی نے ایک لڑکی سے پوچھا۔ ارے آپ نہیں جانتے، یہ ساس ہے نچی کی۔ ساس؟ کیا یہ کرائے پر لی ہے؟ ان سب سے تو بالکل مختلف ہے۔ دونوں حیران تھے۔ جی نہیں، اصلی ہے، کرائے پر تو قاتل لیے جاتے ہیں۔ لڑکی بھی ذہین فتین تھی۔ ارے قتل ہی تو کر ڈالا ہے ان کی ادا نے ہمیں، یہاں ساری کی ساری نچی کو کچا چبانے کے در پہ ہیں، اور یہ ہے کہ اس کی محبت میں ایسے تڑپ رہی ہیں جیسے جل بین مچھلی تڑپتی ہے۔ بیچاری سیدھی سادی خاتون ہے، پھر کانوں سے بہری بھی ہے، اس لیے کوئی لفٹ نہیں کراتا۔ یہ بھابھی ممتاز اور ان کی بہنیں ہی گھر کی کرتا دھرتا ہے، اور وہ جمال صرف جمال ہی جمال ہے یا جلال میں بھی آتا ہے؟ وہ بیچارے اتنی ساری بہنوں کے اکلوتے لاڈلے چھوٹے بھیا بس چپ ہی رہتے ہیں۔ یہ 2 گلیاں چھوڑ کے تو گھر ہے، ملاقات کر آئیں آپ۔ شبلی پھر کیا خیال ہے، شادی سے پہلے ایک ملاقات کرنا لی جائے؟ میرا خیال ہے جوادی ہمیں پہلے حسنات سے ایک میٹنگ کر لینی چاہیے۔ اس وقت بیگم صاحبہ کا آصف بھی ادھر موجود ہے، شاید بات ان کی سمجھ میں آ جائے۔ ہاں چلو کوشش کر دیکھتے ہیں۔ دونوں حسنات کی تلاش میں باہر آئے تو اسے مٹھائی کی پلیٹ پکڑے کہیں جاتے پایا۔ کیا ہوا، ٹہل ٹہل کر کھائیں گے کیا؟ ویسے اچھا طریقہ ہے، ساتھ ساتھ ہضم بھی ہو جائے گی، ہے نا؟ او نہیں نہیں، وہ تو میں جمال کو دینے جا رہا تھا۔ خوامخواہ بھائی، اب جو رشتہ آپ کا جمال سے ہے وہی جمال کا آپ سے ہے۔ حسنات گھبرایا، پھر دھیرے سے بولا، ممتاز کو تم نہیں جانتے، ناراض ہو جائے گی۔ مجھے لگتا ہے حسنات بھائی آپ خود کو بھی نہیں جانتے، سچی آپ سے مل کر سخت شرمندہ ہوں۔ دھبا ہیں آپ مردانگی کے نام پر۔ ابھی تم دونوں کی شادی نہیں ہوئی نا، اسی لیے بڑھ بڑھ کر بول رہے ہو۔ تو کیا آپ دنیا میں اکیلے مرد ہیں جسے شادی کی سزا ملی ہے؟ ارے آس پاس روزانہ کتنے ہی ملتے ہیں جن کے چہرے کے پھول کھل چکے ہیں، لیکن سچ کہتے ہیں شادی کے بعد مرد کو بھیگی بلی بنتے پہلی بار دیکھا ہے۔ او نہ، تم چاہتے کیا ہو مجھ سے؟ اب کیا بیوی کے منہ پر تماچا دے مارو؟ نہیں، فی الحال تو آپ تماچے کھا رہے ہیں۔ دیکھو میں برا بھی مان جایا کرتا ہوں، یہی تو ہم چاہتے ہیں۔ چپ کر جاؤ، ممتاز کے میکے کا یہی دروازہ ہے، گھر میں اس وقت صرف جمال ہوگا، بڑا نازک مزاج لڑکا ہے، کوئی بات بری لگ گئی تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ سچ کہتا ہوں، میں تو سلام دعا سے زیادہ بات نہیں کرتا اس سے۔ باتیں کرتے تینوں گھر میں داخل ہو چکے تھے۔ سامنے بڑے کمرے میں ایک لڑکا بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ حسنات نے فدویانہ انداز میں پوچھا اور مٹھائی اس کی جانب بڑھائی۔ یہ کس سلسلے میں؟ جمال صاحب نے سنجیدگی کی دبیز تہ اوڑھے ہوئے کہا۔ تمہاری بہن نے بھجوائی ہے۔ حسنات پھر مسکرائے۔ کمال کرتی ہے یہ آپا بھی، نہ کیا میں نے کبھی مٹھائی نہیں کھائی یا میں مٹھائی نہیں خرید سکتا؟ اچھا چلو یہ تو اچھی بات ہے، کم از کم مٹھائی تو آپ خرید سکتے ہیں۔ شبلی جوادی اس کے سامنے آ بیٹھے۔ کیا مطلب؟ آپ کون ہیں؟ وہ تیوری چڑھا کر بولا تھا۔ ہم ہی سے قرضہ لے کر تو آپ کے لیے موٹر سائیکل، فریج، ٹی وی لیا جا رہا ہے۔ ہم حیران تھے کہ جب ممتاز کے جہیز میں آپ نے یہ سب نہیں دیا تو اب لے کیوں رہے ہیں؟ اب پتہ چلا مٹھائی آپ نہیں لے رہے کہ وہ آپ خود خرید سکتے ہیں، یہ چیزیں نہیں خرید سکتے اس لیے مانگ رہے ہیں۔ جمال نے آج تک کسی سے کچھ نہیں مانگا ہوئے۔
यूँ कहे ना, मुँह से नहीं मांगा बहन से कहलवा देते हैं। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, और मुझे क्या ज़रूरत है मोटरसाइकिल की? ये 2 गलियाँ छोड़कर तो मेरी दुकान है। मोटरसाइकिल मैंने क्या शोकेस में सजानी है? और टीवी फ्रिज सब है मेरे घर में। बोलो हसनात भाई, चुप रहकर क्यों मेरी बेइज्जती करवा रहे हो? कुछ मांगा है मैंने? वो पता नहीं जमाल, तुम्हारी बहन मुमताज़ तो कह रही थी कि तुम... ओहो, एक तो ये आपा भी ना पता नहीं क्या क्या सियासतें चलती रहती है। सच कहता हूँ हसनात भाई, ये सब आपकी ढील का नतीजा है। कैसे मर्दों बीवी नहीं संभाली जाती। जमाल की बात पर जवादी और शिबली ने हंसकर हसनात को देखा। वो शर्मिंदा हुआ और बोला, पर अब क्या करें? देखो ना, औरतों ने तो फरमाइशें कर दी हैं, पूरी नहीं करेंगे तो तुम्हारी बहन नुच्ची का जीना हराम कर देंगी। मैं जमाल हूँ, हसनात नहीं हूँ। और मैं तो हैरान हूँ, आपने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? पुरानी बातों को छोड़ें और हाल ऐसा निकालें कि किसी को भी नुच्ची को कुछ जताने की जुर्रत ना हो सके, शिबली ने कहा, और जवादी आगे बढ़कर कुछ समझाने लगा। लड़की वालों के यहाँ कम उम्र लड़कियां ढोलक पर गीत गा रही थीं, मगर जो समझदारी की उम्र में थी वो डरी डरी सी लड़के वालों की तरफ से आने वालियों के तेवर देख रही थीं। ना ये बोतलें हैं कि गरम कहवा। मुमताज़ की आपा ने मुंह बनाया और सारी लड़के वालियाँ मुंह बनाने लगी, सिवाय जमाल की अम्मा के। वो मज़े से पी रही थी कि बहरी होने की वजह से बेटी का तबसरा सुनने से महफूज रही थी। गरम कहवा लग रहा है तो मत पियो, आवाज़ थी कि ललकार, और वो भी हसनात की तरफ से। कितनी ही तो बेहोश होते बची। क्या है, कैसे बात कर रहे हो मेरे मैके वालों से? मुमताज़ कमर पर हाथ जमाकर सामने आई तो हसनात मियाँ डोलने लगे, लेकिन पीछे खड़े जवादी शिबली ने कान में बाजी हसनात कहकर जोश दिला दिया। ठीक कह रहा हूँ मैं, रख तो सब बोतलें नीचे, मैं ये तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता। होश में आ जाओ, जानते नहीं हो मेरे ख़ानदान की औरतों को। ये ही बोतलें तुम्हारे सर पर दे मारेंगी। अगर ऐसा किया तो सर सलामत नहीं जाएंगे किसी के, सरों के बगैर ही जाएंगी सारी। ए मुमताज़, तेरा मियाँ गाना सुना रहा है क्या? मुमताज़ की अम्मा ने बोतल के 2 घूंट मजीद भरकर बड़े इश्तियाक से पूछा। फिर लहक कर माही वे सानू भूलना जावी गाने लगी। अपनी माँ का मुंह बंद कराओ, इसे बताओ मैं गा नहीं रहा, गुस्सा दिखा रहा हूँ। पर क्यों, कौन सा खन्नास दिमाग में भर गया है, कुछ पता तो चले। मुमताज़ फ़िलहाल मुतासिर होने के मूड में नहीं थी। ये कह रहे हैं टीवी तो मेरे कमरे में नहीं है, मोटरसाइकिल मेरी इस हाल में है कि कबाड़िए राह रोक कर ललचाई नज़रों से देखने लगते हैं, तो जमाल से पहले मेरा हक बनता है। हाँ हाँ, तो कहो ना अपनी अम्मा को, जब बेटियों के लिए खर्च कर सकती हैं तो बेटे के लिए क्यों नहीं? हक बनता है तुम्हारा। नहीं, जब मेरी बहन को ये सब जहेज़ में मिल रहा है तो मुझे क्यों नहीं? वो इसलिए मियाँ साहब कि जहेज़ लड़की को दिया जाता है, लड़के को नहीं। आय हाय, अब क्या क्या समझाऊँ? चलो बैठ जाओ इधर, खबरदार जो उठे। तुम देखने में तो लड़की ही लगती हो। क्या मतलब है तुम्हारा, देखने में लगती हूँ? हो नहीं? औरतों की हंसी मुमताज़ को तपा गई। तो फिर तुम्हारा जहेज़ किधर है? कहाँ है मेरी मोटरसाइकिल? हाय रब्बा, ये तो बिल्कुल ही घूम गया है। और कहीं तुम बरगद के दरख्त के पास तो नहीं चले गए थे? नहीं जी, हम दोनों भी साथ थे। ये बरगद के नहीं, आपके भाई जमाल के पास गए थे, और जिद जमाल साहब की ही है। कहते हैं अगर जहेज़ लूँगा तो दूंगा भी, नहीं तो बेगैरत कहलाने से बेहतर है बहनों को गोली मारकर आप भी मर जाऊँ। हाय अल्लाह, ये जमाल ने कहा? तोबा, एक तो मर्दों की मत भी ना बस घास चरने ही गई रहती है। और तुम बताओ, तुम्हें किसी ने कहा था जाकर जमाल के सामने अपने दुखड़े रोने को? लो भला, वो तो कल का बच्चा है। कल का बच्चा अब जवान हो चुका है भाई मुमताज़, शिबली ने इतला दी। क्या कहा? वो तप कर पलटी। आपके भाई ने जवानी की खबर दी है? नहीं, वो दूसरी बात। ये भाई किसको बोला है? अपने अल्फाज वापस लो। तो आप खवातीन वाला रूप भी तो दिखाए ना। नहीं मुमताज़, तेरा मियाँ क्यों मैले से कपड़ों में घूम रहा है? खुद तो 16 सिंगार करके बैठी है, कामचोर निकम्मी। एक जोड़ा इसका भी इस्त्री कर देना था। मुमताज़ की अम्मा सुन नहीं सकती थीं तो बेहद शादां फरहां बैठी तबसरे फरमाती जा रही थी। चलो आपा उठो, घर जाकर जमाल को तो देखें। चलो मुमताज़, तुम भी साथ चलो। बहनें वापसी के लिए तैयार खड़ी थीं। हाँ चलो, देखूँ तो उसे। अम्मा, ये अपने हसनात को क्या हो गया है? ये ज़रूर बरगद के दरख्त के नीचे गया होगा। असगरी हैरान परेशान थी। अगर ऐसा है तो हमें भी बरगद के दरख्त के नीचे जाकर जिन्नात का शुक्रिया अदा करना चाहिए। मेरा ख्याल है जिन्नात यहीं मौजूद हैं। दादी ने दोनों को गहरी नज़र से देख कर कहा था, और जवादी शिबली बस एक दूसरे को देख कर रह गए थे। जिन्नात और यहाँ? खवातीन में खलबली मच गई। चलो लड़कियों, तुम ढोलक छोड़कर क्यों बैठ गई हो? और देखो, अगर नुच्ची के ससुराल वाले कोई मिठाई भूल कर छोड़ गए हैं तो लाओ, हम खा लेते हैं। दादी बड़ी पुरजोश दिखाई दे रही थी। लड़कियां रात गए तक गाती रहीं, हंसी मजाक होते रहे। मुमताज़ की वापसी नहीं हुई। सुबह नाश्ते पर भी मुमताज़ को ना पाकर इकबाल बेगम और अस्करी घबरा गईं। खुदा खैर करे, ये मैके में बैठी है, ज़रूर कोई नया शोशा छोड़ेगी। ओ हसनात, तुझे फ़ोन तो आया होगा उसका? आया था, मैंने कह दिया जब तक अपने कमरे के लिए बड़ा सा टीवी और मेरे लिए मोटरसाइकिल नहीं लाओगी वापस आने की ज़रूरत नहीं। हसनात साहब छाती फुलाकर फरमाने के बाद अब दाद लेने वाले अंदाज में सबको देख रहे थे।
تو اور ممتاز کو ایسے بول دے؟ ناممکن، ضرور تو نے رات میں کوئی خواب دیکھا ہے۔ نانی بے یقین تھی۔ او ہو کمال ہے بھائی، سچی میں کہا ہے میں نے۔ پھر کیا کہا اس نے؟ ہے تو الٹی مت کی، کہہ دیا ہوگا نہیں آؤں گی۔ نہیں آئے گی تو کہاں جائے گی؟ جمال تو پہلے ہی بڑا ناراض ہے، اسے تو پتہ ہی نہیں تھا اماں یہ عورتیں جہیز کے لیے کیا کیا فرمائشیں کرتی رہی ہیں۔ جوادی شبلی نے بتایا۔ بڑا شرمندہ ہوا۔ واقعی؟ اقبال بیگم اب ان سے تصدیق چاہ رہی تھی۔ ہاں ہاں سچ ہی ہوگا، میرے پوتے ہیں ہی بڑے گنوں والے، جہاں جاتے ہیں خوشیاں بکھیر دیتے ہیں۔ دادی نے ان کے ہوش میں شاید آج پہلی بار انہیں سراہا تھا۔ ناشتے کے بعد دونوں ایک بار پھر جمال کے گھر موجود تھے۔ یہ سونے منڈے تو میں نے کل پھوپھی اقبال کے گھر دیکھے تھے۔ آؤ جی آؤ بیٹھو۔ جمال کی اماں خوش ہو کر با آواز بلند استقبال کر رہی تھیں، جبکہ ممتاز سمیت ساری بہنوں کے منہ کے زاویے بگڑ گئے تھے۔ چائے بنا کر بھجوا دو بیٹھک میں، ہم ادھر ہی بیٹھ رہے ہیں۔ جمال انہیں لے کر چل پڑا۔ چائے بناؤ ان پھاپھے کٹنیوں کے لیے۔ قسم سے سارے خواب مٹی میں ملا دیے۔ کیسے شاندار سے سامان کی آرزو کر رہے تھے۔ چھوٹی والی زیادہ ہی غصے میں تھی۔ نی باندری، تو کیوں بگڑی ہوئی شکل اور بگاڑ رہی ہے؟ کبھی مہمانوں کے آنے پہ خوش بھی ہو جایا کر۔ ماں نے صرف صورت دیکھی، الفاظ سننے کی سعادت نہیں حاصل کر سکی۔ جو دیکھا اسی پر طبیعت صاف کر دی۔ ممتاز آپا جا کر حسنات بھائی کو تو نہیں بخشیں گی، جوادی جمال سے کہہ رہا تھا۔ حسنات جیسے کمزور مردوں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے، میں تو اپنی گارنٹی دیتا ہوں۔ نہ خواہ کسی کی سنتا ہوں، نہ فضول میں روب جھاڑتا ہوں۔ یعنی ایک مثالی شوہر والی خصوصیات آپ میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہیں۔ او جی بس کیا کہہ سکتا ہوں۔ وہ شرما کر مسکرایا تھا۔ اتنے میں چھوٹی نے چائے لا کر پٹک دی۔ تمیز سے، ہاتھوں میں جان نہیں ہے؟ اٹھاؤ یہ ٹرے اور دوبارہ سے لا کر اچھے طریقے سے رکھو۔ جمال نے جی خوش کر دیا۔ اور جی تو اس شادی پر ان تمام لڑکی والے گھرانوں کا خوش ہوا جہاں بیٹیاں جہیز کی کمی کی وجہ سے بیٹھی رہ جاتی ہیں۔ کیسی سادگی سے لڑکی رخصت ہوئی۔ جمال نے کہہ دیا تھا جو اتنا کچھ اکٹھا کر رکھا ہے واپس کر دیں، کیا چھوٹی کے لیے رکھ لیں، میرے پاس اللہ کا دیا جو ہے بہت ہے۔ ممتاز بیگم حسن و ملال کی تصویر بنی کنکھیوں سے شوہر کو دیکھتی رہیں اور رنجیدہ ہوتی رہیں کہ شوہر صاحب نے ایک بار بھی پیار کی نظر ڈالنے کی زحمت نہیں کی۔ آخر جوادی کو ترس آ گیا۔ بھائی کی شادی پر آپ کیوں ٹسوے بہا رہی ہیں؟ او نہیں میں بکواس نہ کر، میں واقعی اداس ہوں۔ بوٹیاں کم ملی ہیں؟ آئے ہائے بوٹیوں کی کیا بات، یہاں چاول حلق سے نہیں اتر رہے تھے۔ دیکھو نا میرا گھر والا مجھ سے ناراض ہے، میرا تو دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ جوادی نے شبلی کو اشارہ کیا۔ کیا ہوا؟ برگد والے جنات نے مارا ہے؟ شبلی نے چہرہ دیکھ کر قیاس فرمایا۔ نہیں نہیں، انہیں حادثات نے مارا ہے۔ بھائی میاں ظالم سنوریاں کا رول پلے کرنے پر تلا ہوا ہے۔ او ہو دل کو لگا لیا آپ نے۔ جوادی کی زبانی احوال سن کر شبلی نے افسوس کیا، پھر ایک ترکیب بتائی۔ ممتاز نے زور شور سے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اب ادھر بارات کی رخصتی ہوئی ہے، ادھر ممتاز بیگم پٹ سے گری ہیں اور بے ہوش ہو گئی ہیں۔ آئے ہائے بھابھی کو کیا ہوا؟ سب سے پہلے یہی دونوں چلائے تھے۔ ممتاز، حسنات دیوانہ وار لپکا اور باقی لوگوں میں بھی کھلبلی مچ گئی۔ ہٹو ہٹو، ہوا آنے دو۔ حسنات اپنے کرتے کے دامن کو پنکھے کی طرح ہلاتے ہوئے ہوا دے رہا تھا۔ ممتاز نے ذرا سی آنکھ کھول کر اس کا چہرہ دیکھا اور جوادی شبلی کو سراہا۔ واقعی ترکیب کارگر رہی تھی۔ ختم شد۔ جی تو ڈیئر لسنر، اس سیریز کی ایک اور کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ انشاءاللہ جلد نیکسٹ کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔